हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2017 में एग्ज़ाम में पूछे गए थे और हम उसके बाद 2016 वाले भी करेंगे। हमारा टारगेट है कि कम से कम हम साइंस के 1000 क्वेश्चन कर लें जो लास्ट ईयर कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए। इससे हमें हमारे लेवल का पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको देख के पता चल रहा होगा। आप इसके टेस्ट की तरह भी दे सकते हैं। पहले आप चेक करिए कि आंसर है या नहीं, आप बताइए, फिर मैं आपको अगली स्लाइड में आंसर बताऊंगा क्या इसका आंसर हो सकता है। इससे एक तो आपको टेस्ट की हेल्प हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे ओरिजिनल उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन है जो आ चुके हैं। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और टॉपिक 101% रिपीट होते हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको और क्या पढ़ना है। यदि आपका कुछ छूट चुका है तो आप पढ़िएगा और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं उसे फिर से रीड करिएगा। तो चलो आइए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेशर्स ऑफ गैस एंड मॉइस्चर इज रेगुलेट ऑन लीव्स एंड स्टीम थ्रो ओपनली कॉल्ड। गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों पर खाइस्तान कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है। स्टोमेटा रंध्र, ट्यूब नलिकाएं, गार्ड सेल्स रक्षक कोशिकाएं, एपिडर्मिक्स अधिचर्म। तो आपको पता होगा कि हमारे जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जब ये लेने और छोड़ने इनकी ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है वो लीव्स में किस पार्ट से होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टोमेटा रंध्र। Which of the following is not a ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। तो आप लगा चुके होंगे आंसर, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। ओके, देखो ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं, ग्रीन हाउस का मतलब है टेम्परेचर का बढ़ना। तो टेम्परेचर जो बढ़ता है, देखो ओजोन क्या करती है कि जो सनलाइट को आने देती है पर जाने नहीं देती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है, प्लस जब वापस से लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो उसे भी एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती। सेम वर्क कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सनलाइट को रोक लेते हैं और मीथेन का भी वर्क सेम यही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे प्रभाव नहीं डालती। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रिएंट कैन वी यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेन पेट्रोल एंड वाटर। निम्नलिखित उपकरणों में से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने में किया जा सकता है, फनल एंड फिल्टर पेपर, कीप और फिल्टर पेपर, चाइनीज डिश, सेपरेटिंग फनल, पृथककारी कीप, डिस्टिलेशन फ्लैंक, आसवन फ्लास्क। तो आपको पता होगा कि जो पेट्रोल और डीजल का जो मिक्सचर होता है तो इसमें हमारा जो पानी है उसकी डेंसिटी क्या ज़्यादा होती है, जो कि ये नीचे होता है और पेट्रोल ऊपर होता है। तो हमें इसे किससे अलग करते हैं, सेपरेटिंग फनल, पृथककारी कीप के द्वारा। ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड व्हेन ट्रीट विथ मेटल डू नॉट गिव हाइड्रोजन, द स्टेटमेंट विच जस्टिफाई दिस टेंडेंसी। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होती है, कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराए। देखिए इनका कहना है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को जब हम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे जो सब्सटेंट है उसमें हाइड्रोजन नहीं निकलता। ओके, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन नहीं निकलता, इसका क्या कारण है। तो डाइल्यूट नाइट्रोजन एसिड इज ए ऑक्सीडेसिंग एजेंट। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज ए नाइट्रिक एजेंट। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक नाइट्रिक अभिकर्ता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तनुकृतिक नाइट्रिक अम्ल एक अपचायक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज ए हाइड्राइडिंग एजेंट। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक जलयोजन अभिकर्ता है। तो आपको नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा, ये है HNO3। ओके, तो जब इसकी मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो असल में ये वाटर रिलीज करता है, ना कि हाइड्रोजन। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि यह है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, इस चीज़ का याद रखिएगा। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बीट्स नेम द इंसेक्ट यूज टू कंट्रोल ऑब्टेंट बीट्स। अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपोन्सिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। देखिए थोड़ा सा हिंदी में बायोलॉजी को जब इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट किया जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल की जो इंग्लिश टर्म है वो हिंदी टर्म से मैच नहीं करती। ओके, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है बीट्स का, आपको सीधा सा मीनिंग पता होना चाहिए, खरपतवार। ओके, तो खरपतवार को हटाने के लिए जो बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक विज्ञान,
ओके, इसके द्वारा भी हटाया जाता है। हमें केमिकल का पता है कि 240 को हम जब छिड़कते हैं तो ये खरपतवार को नष्ट कर देती है। तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल एक कीट बनाया गया है जिसे जब हम खेत में छोड़ दें तो ये क्या करता है, बीट्स मतलब खरपतवार को खा जाता है। तो उस कीट के बारे में नाम पूछा जा रहा है, उस कीट का नाम क्या है जो खरपतवार को खाता है और आपकी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पहला है बीटल्स, भृंग, कंचनील इंसेक्ट, कंचनील कीट, ड्रिनेस, पुमंची, एफिड्स। तो इसका सही आंसर क्या है, कोनिकल इंसेक्ट, कांच नील। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, माइका सीड्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन बिकॉज। इलेक्ट्रिक आयरन में माइका सीड का उपयोग किया जाता है। देखो इलेक्ट्रिक आयरन मतलब समझ रहे हो, प्रेस की बात करें, जो कपड़ों पे प्रेस करते हैं ना, उसकी बात। तो माइका इज वेरी लाइट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका बहुत हल्का होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। माइका इज ए गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका विद्युत का अच्छा चालक होता है। माइका इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट। माइका विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है। माइका इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। माइका विद्युत का कुचालक लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइका इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। ये हीट का अच्छे से कंडक्ट अपने अंदर से जाने देता है, इसी कारण से हम प्रेस ठीक से कर सकते हैं। ए फॉरेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ। वन निम्न का एक उदाहरण है। ए प्रोड्यूसर एक उत्पादक, ए बायोस्फीयर एक जीवमंडल, एंड इकोसिस्टम एक पारिस्थितिक तंत्र, एक कम्युनिटी एक समुदाय का। तो इसमें से वन किसके अंदर आता है, तो आपको पता होगा कि वन आता है इकोसिस्टम के अंदर। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, देखो एक ये साइकिल है, बायोलॉजिकल जो साइकिल होती है, जैसे कि प्लांट ऑन फूड, प्लांट अपना खुद का भोजन बनाते हैं, उसको फिर एनिमल कंज्यूम करते हैं। कुछ एनिमल होते हैं जो एनिमल को कंज्यूम करता है, तो ये इनडायरेक्टली ही प्लांट को कंज्यूम कर रहा है। और ये सारी चीज़ें होती कहाँ है, जंगल में होती है। तो ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं, इसलिए वन आता है इकोसिस्टम के अंतर्गत। ओके, अगला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द मून चेंज एवरी डे बिकॉज। चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है। तो किसके कारण चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है, बी सी द पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्ट। हम चंद्रमा का वह भाग देखते हैं जो जिससे सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होता है। द थिकनेस ऑफ द मून एटमोस्फियर कीप चेंज। चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई बदलती रहती है। द अर्थ फ्रॉम अ शेडो ऑन द मून। पृथ्वी चंद्रमा पर छाया बनाती है। द सन, द अर्थ एंड द मून आर ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सदैव सीधी रेखा में होते हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, हमें बचपन से पता है कि हम चंद्रमा के सिर्फ उसी भाग को देख पाते। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। ओके, ये क्या करता है, ये एक चमकीला ग्रह, एक चमकीला उपग्रह है। इसकी सरफेस जो है वो एक चमकीली है। जो सनलाइट इसके ऊपर चमकीली सतह के ऊपर आता है, ये उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें ये क्यों दिखाई देता है, इसका शेप चेंज होता क्यों दिखाई देता है, वी सी पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड। ओके, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच इज द सेंसिटिव टू डिम एंड ब्राइट लाइट इज। मनुष्य की आंख वह भाग है जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। तो कौन सा पार्ट है जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है, आई लेंस, नेत्र लेंस, रोड एंड कोन्स, सलाका एवं शंकु, कॉर्निया, प्यूपिल, पुतलियां। तो इसका सही आंसर होगा रोड एंड कोन्स। तो इसमें से और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो डिम लाइट है उसके लिए कौन सेंसिटिव है और जो ब्राइट लाइट है उसके लिए कौन सेंसिटिव है। तो जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए ही सेंसिटिव होते हैं और जो रोड्स होती हैं वो सेंसिटिव होती है डिम लाइट के लिए। ओके, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप रात में किसी कमरे में हो और वहाँ पे लाइट चली गई तो आपको अचानक पूरा तरीके से अंधेरा दिखाई देता है, पर कुछ सेकंड बाद 10 से 20 सेकंड के बाद आपको हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। तो ये किसके कारण होता है, जो हल्का हल्का दिखाई देने लगता है वह है रोड्स के कारण। ओके, उस समय रोड्स एक्टिव हो जाती है और डिम लाइट में भी हमें देखने देती है। और जो दिन में जो उजाला होता है उसे हम कोन्स के द्वारा देख पाते हैं। ओके, प्लांट सेल्स आर मोस्टली लार्ज देन एनिमल सेल्स, व्हाट मीट विद द प्रॉब्लम रीजन। पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, जैसे वाटर कंटेंट, जलाशय, क्लोरोफिल, पर्णहरित, फूड स्टोरेज, भोजन संग्रह, वेकुला, रिक्तियाँ। तो हमें पता है कि जो वेकुलास होती हैं प्लांट सेल्स के अंदर, उनका साइज जो ह्यूमन सेल्स के अंदर वेकुलास होती हैं उससे बड़ा होता है ताकि ये ज़्यादा
क्लोरोफिल अपने पास रखे और ज़्यादा भोजन संग्रहित कर सके। तो मेन कारण क्या है? बेकुलास का बड़ा होना। ओके, तो आपका सही आंसर क्या होगा? बेकुलास। क्लियरिंग ऑफ कंटेनमेंट फ्रॉम वूल इज कॉल्ड, ऊन से दूषित पदार्थों का समाशोधन को कहा जाता है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो वूल, अपने जो ऊन के कपड़े होते हैं उनको साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कर्डिंग धुनाई, शेयरिंग ऊन कर्तन, स्कोरिंग अभिमार्जन, स्पेनिंग कताई। देखो स्पेनिंग का तो पता होगा आपको, स्पेनिंग मतलब ऊनी कपड़े बनाना। ओके, कपड़ों को बनाना अपन स्पेनिंग कहते हैं। ओके, अभिमार्जक, अपमार्जक आपने सुना है, जो हमारे साबुन वगैरह होते हैं वो अपमार्जक कहलाते हैं। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपमार्जक। स्कोरिंग को ही हम क्लीनिंग करना कहेंगे, वूल कपड़े जो होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं उनका। ईच किडनी ऑफ फॉर्म ऑल अबाउट अ मिलियन स्मॉल ट्यूब आर कॉल्ड, प्रत्येक वृषक कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट मैं पढ़ता जा रहा हूँ, तो साथ में आपकी भी रीडिंग हो रही है और इतना ही टाइम आपको साइंस के क्वेश्चन करने को मिलेंगे, इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूँ और आपको क्वेश्चन लगाते हुए चलना है और लास्ट में चेक करना है कि आपके कितने नंबर आए हैं टोटल। मेडुला, कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, ब्रैक्यून। ओके, तो इसमें से किससे मिलकर हमारी किडनी बनी होती है? तो नेफ्रॉन, लाखों नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी बनी हुई होती है। विच टर्म इज यूज टू ऑर्गन्स हैज लेफ्ट एंड राइट हैव द बॉडी हैव सेम डिज़ाइन, कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका शरीर बाएं तथा दाएं अर्ध का डिज़ाइन समान होता है? ओके, इसका कहना है कि जब हम बॉडी को दो भागों में कट कर दे तो दोनों पार्ट सेम दिखाई देंगे, जैसे मिरर इफेक्ट होता है ना, सेम वैसी बात कर रहा है। तो ये कौन से जीवों में, कौन से ऑर्गन में होते हैं? उन ऑर्गन का नाम क्या है? बाइलेटरल सिस्टम, द्विपार्श्विक समिति, रेडियल सिमेट्री, त्रिज्यीय समिति, नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, असिमेट्रिक असम्मिति। तो इसका सही आंसर होगा बाइसिमेट्रियल। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो हमारे फाइलम होते हैं, जो हमारे 8 से 9 टाइप में हमने ऑर्गन्स को, ऑर्गेनिज्म को जो बांटा है, जो जितने पशु हैं इन्हें जब हम बांटते हैं एनिमल्स को, ओके, तो उसमें जो छोटे जीवाणु होते हैं जो यूनिसेलुलर और सेलुलर होते हैं, ओके, तो उससे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसमें इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा और मोलास्का वगैरह ये हो गए ना, तो इनकी संरचना भी पूछी जाती है। ओके, जैसे कि समिति है ना, तो बाइलेटरल समिति जब दोनों पार्ट सेम हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ द सेल, निम्न में कौन सा एक कोशिका का नहीं बना हुआ है? अमीबा, जाइगोट, हेंस एग और स्पाइरोगायरा। तो यूनिसेलुलर इसमें से कौन नहीं है? तो स्पाइरोगायरा है जो यूनिसेलुलर नहीं है, वो एक कोशिका से बना हुआ नहीं है। क्लास्टल ऑब्जेक्ट कैन वी व्यू एट नाइट विद द हेल्प ऑफ, खगोलीय पिंड किसकी मदद से रात में देखा जा सकता है? पायरोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैलिडियोस्कोप, बहुदर्शी। तो देखो पेरिस्कोप किसके यूज में आता है? पेरिस्कोप यूज आता है हमारे सबमरीन में, है ना। सी से जब हमें ऊपर की ओर देखना होता है तो हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं। पेरिस्कोप में क्या होता है? सिंपल से मिरर होते हैं जो कि कुछ एंगल पे झुका के लगाए जाते हैं, जिसके रिफ्लेक्शन से हम दूसरी दिशाओं में देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज सूक्ष्म जो जीव होते हैं उन्हें देखने के लिए करते हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में। और क्लाइडोस्कोप ये क्या होता है? एक ये खिलौना है जिसके अंदर जब हम देखते हैं तो अलग अलग रंगीन आकृतियाँ बनी हुई होती है, और जब इसे घुमाया जाता है तो वो आकृतियाँ ऑटोमेटिक चेंज होती है। तो ये एक तरह का खिलौना होता है। तो आपके पास आंसर कौन सा बता? टेलीस्कोप, जिससे हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आया होगा कि किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स होते हैं और कुछ बाकी के तो बन जाते हैं। मैक्सिमम 15 क्वेश्चन है, तो इसमें से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप देख के लगा सकते हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग से हटके आते हैं। ओके, और इन्हीं 2-3 क्वेश्चनों को जो अटेम्प्ट कर पाएगा वो मेरी लिस्ट में अपना स्थान बना पाएगा, क्योंकि आप देखोगे 60 से 70 नंबर हर कोई ले आता है, लेकिन मेरी लिस्ट में नाम उसी का आता है जो और ऊपर नंबर लेके आता है। तो इन जो क्वेश्चन आपके छूट रहे होंगे उन क्वेश्चन को, उन टॉपिकों को आप करिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।